हमारे साथ हैं श्री अर्पित जैन सर, जो कि 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। देखिए, मैं फिर बोलूंगा कि जो फेलियर है उससे कभी आपको अपने आप को जजमेंट नहीं करना है, हमेशा फेलियर से सीखना है, एक फीडबैक लेना है। सर, हम देखते हैं कि लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो सर पुलिसिंग के अंदर सबसे आपको मतलब कमी क्या लगता है? सर, हम जनरली देखते हैं कि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो अपने गले में एक रुमाल काइंड का कुछ पहनते हैं, तो सर वो क्या होता है? उस चीज़ को कौन कौन पहन सकता है? मतलब सभी पुलिस वाले उसको पहन सकते हैं कि केवल आईपीएस के लिए ही है? जैसा इंटरव्यू में बताया जाता है कि कुछ भी आपने देखा, मैंने बड़े वेग से क्वेश्चन इंटरनेट पे लोग डाल देते, कितने बटन है शर्ट में, ये वो, तो ये सब कभी नहीं पूछा जाता। ये मतलब मैंने तो कभी किसी से सुना नहीं, रियल जो मेरे 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, और मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू के लिए गाइड किया है। सर, एक क्वेश्चन सर हमारा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि सर मैं देख रहा था कि जो मैम है अंशु सिंगला मैम, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर है और आपकी बैच की ही है। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने जो मैरिज की थी, ये लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो पूरा अलग होता है और आप जो एमबीबीएस में पढ़ते हैं वो पूरा अलग होता है, तो सर आपको उस टाइम क्या शुरुआती कठिनाइयाँ देखने को मिली? देखिए, ज्ञान होना अलग बात है और परीक्षा देना अलग बात है। आपने पूरा पढ़ लिया कि साइकिल कैसे चलाना है, पर आप खुद अगर साइकिल नहीं चलाएंगे, खुद 2-4 बार गिरेंगे नहीं, तो आप साइकिल नहीं सीख सकते। जैसे कोई बच्चा अभी अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल उसकी एक सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है तैयारी करने के लिए? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि पहले तो वो देखे कि उसको एग्जाम कब देना है। अगर उसके पास सफिशिएंट टाइम है कि वो अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में है और 2-3 साल का समय है उसके पास, तो पहले वो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करे। जैसे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली, जो सभी लोग बोलते हैं। आपने 12वीं फेल जो है वो मूवी देखी होगी। तो स्कूल की पढ़ाई का बस एक लेवल तक महत्व है। अगर आपने चाह लिया तो आप एग्जाम बिल्कुल निकाल सकते हैं मेहनत करके। मेरे भी कभी स्कूल में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, ना कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर आए, पर जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आया तो मैंने हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की। एग्जाम की जो डिमांड्स थी, जो नीड्स थी, उसकी पढ़ाई की। जय हिंद दोस्तों, हमारे इस नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, उनके पास मल्टीपल एक्सपर्टीज हैं। आज के इस वीडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे तो हमें यूपीएससी से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर एक एनिमल लवर भी हैं, तो हमें उससे रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ सर ने बीएचयू से एमबीबीएस की डिग्री भी हासिल की है, तो हम उससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न सर के साथ करेंगे। और साथ में सर एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो पुलिसिंग से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सर से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने आज के गेस्ट से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हमारे साथ हैं श्री अर्पित जैन सर, जो कि 2014 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, और साथ में सर की जो वाइफ हैं यानी कि मैम, वो भी आईपीएस ऑफिसर हैं सर के बैच से ही। तो आज की इस वीडियो हम सर के साथ ही बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है आपसे कि आपने जब बीएचयू से एमबीबीएस की डिग्री की, तो उसके बाद आप यूपीएससी की तरफ का ऐसे शिफ्ट हो गए, मतलब कि आपने कब ये मन बनाया कि अब मुझे आगे यूपीएससी देना है? वो कौन सा मूवमेंट था जब आपने सोचा कि आगे मैं यूपीएससी के लिए जो है तैयारी करूंगा? देखिए, सबसे पहले तो अमन जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। प्लीजर सर। और आपका चैनल बड़ा अच्छा है, और वो बहुत ही हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के भी छात्र हैं और सभी से जुड़ा हुआ, हिंदी में इतने अच्छे आपके पॉडकास्ट हैं और सभी लोग उससे प्रेरित होते हैं। तो मैंने उसको देखा भी आपसे संपर्क होने के बाद, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप सबको प्रेरणा देते रहें। और देखिए, मेरे बचपन से ही मैं छोटे से गांव से आता हूं, मध्य प्रदेश के। तो हमने यही देखा था कि एक कोई अच्छा एसपी आ जाए, कोई अच्छा ऑफिसर आ जाए, तो काफ़ी परिवर्तन जो है पूरे ज़िले में आ जाता है। तो सबकॉन्शियसली उसी टाइम मन से चल रहा था। लेकिन चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो फिर 11th-12th के समय मेरे पास बेस्ट ऑप्शन था कि मैं मेडिकल की तैयारी करूं। तो वो मैंने की, उसमें भी मेरी अच्छी रैंक आई, मेरी ऑल इंडिया 11th रैंक थी तब। तो फिर मैंने बीएचयू से एमबीबीएस किया, और बीएचयू में सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बात सीखी वो थी वहाँ अनुशासन, लोगों से संवेदनशीलता रखना, सबकी बातें सुनना और हमेशा उनकी सेवा का भाव रखना। तो सारे जो पार्ट है वो आईपीएस का भी हिस्सा बने, और एक कठिन परिश्रम और अनुशासन, वहाँ अनुशासन को बड़ा महत्व दिया जाता है। तो जैसे अगर आपकी सुबह 9 बजे क्लास है, अगर आप लेट हो गए तो आपका एब्सेंट लग जाता है वहाँ पे। तो हमेशा वो एक डिसिप्लिन जो था, तो वो वहाँ से वैल्यूज़ भी मिली, और एक बचपन का मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड था। फिर हमारे कुछ 1-2 सीनियर से उनका सिलेक्शन हुआ, तो उनसे प्रेरणा मिली। और एक मैंने आपको बताया था कि हमारे एक दिनेश भैया हैं, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रेरित किया। वो एक प्रकार से मेरे प्रथम गुरु थे यूपीएससी की तैयारी में। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स थे, मुझे लगा कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। और वहाँ हम इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जब हम एज ए डॉक्टर होते हैं, हम दिन भर पेशेंट्स देखते हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं।
पर एक अगर सिस्टमेटिक चेंज लाना है, सिस्टम्स के अंदर करना है, अच्छे सिस्टम्स बनाना है, तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर आपने एमबीबीएस से पढ़ाई की, आपने बीएचयू से एमबीबीएस किया, उसके बाद सर जब आपने यूपीएससी के लिए अपना शिफ्ट किया तो सर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो पूरा अलग होता है और आप जो एमबीबीएस में पढ़ते हैं वो पूरा अलग होता है, तो सर आपको उस टाइम क्या शुरुआती कठिनाइयाँ देखने को मिली? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जब बीएचयू में ही पढ़ रहा था तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था, कोई मार्गदर्शन नहीं था वहाँ पे। तो हमने इंटरनेट पे पढ़ लिया, किसी ने बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ लो, किसी ने बोल दिया ये बुक पढ़ लो। तो वो एक बड़ी दिक्कत होती है इनिशियल स्टेजेस में। तो वो गाइडेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको क्या पढ़ना है, और दूसरी बात है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या पढ़ना है। देखिए, ज्ञान होना अलग बात है और परीक्षा देना अलग बात है। जैसे आपने किताब पढ़ ली जिसमें कि आपने पूरा पढ़ लिया कि साइकिल कैसे चलाना है, पर आप खुद अगर साइकिल नहीं चलाएँगे, खुद 2-4 बार गिरेंगे नहीं, तो आप साइकिल नहीं सीख सकते। तो वैसे ही कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का, उसकी प्रैक्टिकलिटी और एग्ज़ाम मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इनिशियली तो वही कन्फ्यूज़न था कि जिसने जो बोल दिया वो बुक पढ़ रहे हैं अपना। तो इसी चक्कर में मुझे पहले अटेम्प्ट में बहुत दिक्कत भी आई, बट फिर मैंने अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाई, कुछ अच्छे लोगों से मार्गदर्शन लिया, अपनी बुक्स को लिमिटेड किया और फिर उस पे ज़्यादा बार-बार रिवीज़न किया। तो फिर मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। तो लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं, मल्टीपल गाइडेंस लेते हैं और खुद वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आपको फीडबैक सबसे लेना है, बट खुद सेल्फ इम्प्रूव करना है और लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ पढ़ना है। तो मल्टीपल सोर्सेज़ को पढ़ना, कन्फ्यूज़्ड रहना, वो सारी इनिशियल दिक्कत थी। लेकिन चूँकि कठिन परिश्रम करने की आदत थी, तो आगे-आगे जैसे तैयारी बढ़ी, तो फिर कोई दिक्कत आई नहीं। सर अभी आपने एक राइट गाइडेंस की बात की, तो हम देखते हैं जनरली कुछ एस्पिरेंट तो कोचिंग लेते हैं जहाँ से उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाती है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से सेल्फ से मतलब तैयारी करने की कोशिश करते हैं। तो सर आप हमें ये बताएं कि जैसे कोई बच्चा अभी अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल उसकी एक सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है तैयारी करने के लिए, जिससे कि उसे मतलब कम समय के अंदर सफलता मिल जाए? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि पहले तो वो देखे कि उसको एग्ज़ाम कब देना है। अगर उसके पास सफिशिएंट टाइम है कि वो अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में है और 2-3 साल का समय है उसके पास, तो पहले वो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करे, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली, जो सभी लोग बोलते हैं। तो उसको एक तो अपना देखना है कि फिर उसका स्कूल का बेस कितना मजबूत था। उसने स्कूल में बहुत अच्छी अगर पढ़ाई कर रखी है, तो उसको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की हो गई, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की हो गई, उनको पढ़ सकता है। परंतु अगर बेस उसका वीक था, तो थोड़ा उसको बेसिक बनाना चाहिए। और आजकल यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल हैं। तो एक तो आपको देखना है आपका टाइम कितना है, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और उसमें मैं किसी को जज नहीं करूँगा। हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ाई ना की हो, आपने 12वीं फेल जो है वो मूवी देखी होगी। तो स्कूल की पढ़ाई का बस एक लेवल तक महत्व है। अगर आपने चाह लिया तो आप एग्ज़ाम बिल्कुल निकाल सकते हैं मेहनत करके। मेरे भी कभी स्कूल में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, ना कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर आए। पर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आया तो मैंने हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई की। एग्ज़ाम की जो डिमांड्स थी, जो नीड्स थी, उसकी पढ़ाई की। तो मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि हम अब एक स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए, जिसमें हमने लगभग 10,000 क्वेश्चंस जो हैं, ना सिर्फ यूपीएससी के, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो हरियाणा का जो पीसीएस होता है वो हो, यूपी पीसीएस हो, सारे क्वेश्चंस के बाद हमने वो स्टडी मटेरियल बनाया है कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, क्या एग्ज़ामिनर के माइंड में चल रहा है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? देखिए, आप ओलंपिक में अगर जा रहे हैं, आपको शूटिंग करना है और आप तैयारी करेंगे हॉकी की, तो फिर वहाँ आप जीत नहीं सकते। तो बच्चे क्या होते हैं कि इतना ज्ञान का आज भंडार है, उसमें खो जाते हैं वो। अब उनको तैयारी जिस एग्ज़ाम की करना है, उससे वो डेविएट हो जाते हैं। तो वो बहुत आवश्यक है। मैं फिर से आपके प्रश्न पे आऊँगा कि अगर आपके पास समय है, तो पहले बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो। फिर एक स्टैटिक पार्ट होता है यूपीएससी का, एक होता है डायनामिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट यानी कि जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना। तो उसमें आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री की, वो सारी बुक्स पढ़ लो। ज्योग्राफी की जैसे एनसीईआरटी है, तो सबके एक-एक सिंगल सोर्स है, उन पे मास्टरी कर लो। और इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि अगर लक्ष्मीकांत से कोई प्रश्न आ रहा है, तो वो मुझसे गलत नहीं होगा, या स्पेक्ट्रम से कोई प्रश्न आ रहा है, तो वो मुझसे गलत नहीं होगा। तो वो आपको तैयारी करना है। फिर आता है डायनामिक पार्ट हो, जो कि करंट अफेयर्स हो गया, अपना सामायिकी हो गया। तो उसके बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में जैसे कि लोग एक्सप्रेस या जो भी आजकल पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ना बहुत आवश्यक है, या जो भी। और उस सोर्स से आप अपने स्टैटिक पार्ट को कोरिलेट करो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल पे कुछ डिबेट चल रही है, तो करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो गया, प्लस आपकी लक्ष्मीकांत का भी पार्ट हो गया। तो एक तो ये हो गया, आपने बुक पढ़ ली।
दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चे मिस करते हैं कि प्रश्न सॉल्व करना बहुत ज़्यादा। मतलब आप एमसीक्यूज उठाओ, उनको सॉल्व करो। और इसको हम रिट्रोगेट स्टडी बोलते थे जब हम अपने पीजी की तैयारी करते थे, कि हमने प्रश्न उठाया और उस टॉपिक को पढ़ लिया, फिर प्रश्न उठाया, फिर उस टॉपिक को पढ़ लिया। तो एक रीडिंग जब आपने लक्ष्मीकांत की लगा ली, उसका आपको क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ना है, तो कभी आप बोर भी नहीं होते हो, आपका माइंड भी चलता रहता है। जैसे प्रियम्बल पे कोई क्वेश्चन आया तो आपने उसी टाइम वो टॉपिक पढ़ लिया, तो अब आप जब अगली बार वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि वो प्रश्न आया था। तो वो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हो गई। तीसरा, आप टेस्ट खूब सारे दो, और अगर हो सके तो परीक्षा वाले माहौल में टेस्ट दो, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हार्डवर्क भी बहुत करते हैं, उनको याद भी बहुत होता है, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप जैसे ही प्रेशर में आए, टेंशन में आए, तो फिर वहाँ पे चीज़ें भूल जाते हो। अगर आपने वैसी प्रैक्टिस कर ली है 15-20 जाके टेस्ट देके कहीं टेस्ट सेंटर पे, या थोड़ी भीड़ के बीच में बैठ के, या 10-12 मित्रों ने साथ में बैठ के, तो निश्चित रूप से वो एग्जाम में बड़ा हेल्प होता है। और ये प्री मेंस इंटरव्यू सब पे अप्लाई होता है। जी सर, सक्सेस तो हमारी जर्नी का एक पार्ट होता है, बट फेलियर भी एक पार्ट होता है उसका। सर, आपने जब पहले अपना प्रयास दिया था यूपीएससी के अंदर, तो आपका प्रीलिम्स हुआ, बट आपको मेंस में सक्सेस नहीं मिल पाया था। तो सर, हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा स्ट्रेटजी हम सबके साथ शेयर करें कि आपने पहले प्रयास जब आपने दिया तो उस टाइम आपसे क्या मिस्टेक्स हुए जिसको आपने सेकंड अटेम्प्ट में जो है अच्छा बनाया, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ। देखिए, मैं फिर बोलूँगा कि जो फेलियर है उससे कभी आपको अपने आप को जजमेंट नहीं करना है। लोग क्या होते हैं, फेल हो गए तो वो अपने मन में बोलने लगते हैं कि मैं तो कभी पास हो ही नहीं सकता और मैं पढ़ाई में बेकार हूँ। वो जजमेंट कभी नहीं करना आपको। हमेशा फेलियर से सीखना है, एक फीडबैक लेना है। मतलब मैं बोलता हूँ कि सक्सेस और फेलियर जो है ना, वो आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए, वो बस पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ। उससे पहले मैंने एक बार ऐसे ही दे दिया था यूपीएससी, मतलब मैं उसको अटेम्प्ट भी नहीं मानता हूँ, उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। तो उसका कारण ये था कि मेरी तैयारी नहीं थी। अब अगर उस पर मैं एक जजमेंट बना लूँ कि मैं तो निकाल ही नहीं सकता, तो मैं आगे इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो कभी भी अपने आप को इन एग्जामों के बेसिस पर जज नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा आपको कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट की सोचना है, अपना एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट देखना है। तो अगर सपोज अब दूसरी बार मैंने दिया तो मेरा मेंस के बाद इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो फिर मैंने देखा क्या गलतियां हैं। मैंने बैठ के उन क्वेश्चंस को एनालिसिस किया। मैंने कहा कि कई जगह तो मेरा टाइम मैनेजमेंट पुअर था, कई जगह मेरी नॉलेज ही कम थी, मैं लिख ही नहीं पा रहा था, कई जगह मैंने लिखा तो मेरी राइटिंग बेकार थी, कई जगह मैं और जो लिखा है उसको और इम्प्रूव कर सकता था। वो सारे फीडबैक मैंने एक डायरी में लिखे और उन पे काम करना शुरू किया। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, आपके जो व्यूअर्स हैं, कि आप सबसे सुनो। मेरे पे आप आज इंटरव्यू देखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, ये एक स्ट्रैटेजी है, बट आपको अपनी रणनीति जो है वो खुद बनाना पड़ेगी। वरना दुनिया के जितने टॉपर हैं उनके परिवार के सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में फिर सिलेक्शन भी नहीं होता। उनके परिवार, मेरे ही परिवार में कई बच्चों ने दिया, उनका हुआ नहीं। तो उनको अपनी रणनीति खुद बनानी है। मतलब आप सबकी सुनो, पर अपनी वीकनेस देखो। जैसे किसी की राइटिंग स्लो है तो उसको मेंस में राइटिंग अपनी इंप्रूव करना है। किसी की नॉलेज कमी है तो वो टॉपिक उसको पढ़ना है। कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम देता है तो सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक करता है, बी की जगह सी, तो उसकी प्रैक्टिस उसको करना है। किसी के पास एग्जाम में उसको स्ट्रेस आ जाता है तो उसको देखना है कि मैं एग्जाम स्ट्रेस से कैसे ओवरकम करूंगा। तो अपनी वीकनेस जरूर एक सबको फीडबैक की एक डायरी रखना चाहिए और उसमें लिखते रहना चाहिए। और जो अच्छा भी आप सुन रहे हैं ना, जैसे आज आपने सुना, मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी भी अपने नोट्स बनाता हूँ। मुझे कोई चाहे पॉडकास्ट हो गया, आपके भी मैंने पॉडकास्ट देखे या कोई और भी देखा, वहां से मुझे जो अच्छे पॉइंट्स मिले वो मैं सारे नोट कर लेता हूँ और वो मैं हर हफ्ते एक बार रिवाइज जरूर करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें से जो मेरे काम के उनको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। और ये मैं एक बहुत बड़े यूएस के प्रोफेसर हैं जो कि कई प्रेसिडेंट्स के कंसल्टेंट रहे हैं, वो मुझे अभी रिसेंटली मिले। तो वो केलॉग्स एक वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस स्कूल है, उसके डीन है। तो सर अभी भी एक अपने पास कॉपी पेन रखते हैं, उनको जो अच्छा मिल जाए वो अभी भी लिखते हैं उसको। तो उनसे मैंने ये बहुत अच्छी बात सीखी और मैं भी अब हर चीज़ के नोट्स बनाता हूँ। मुझे अगर आपसे कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं निश्चित रूप से उसको जाके अभी लिख लूँगा, और अगर आपने अभी नहीं लिखा तो आप भूल जाएंगे उसको। तो मैंने वही बताया कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के भी पॉइंट्स, अपना सेल्फ फीडबैक और उसको इम्प्रूव करना है आपको। और कोई एक अच्छा मेंटर आप ढूंढ लो जो आपको, आपका हितैषी हो, आपको मार्गदर्शन करे, जो आपको, जिससे मिलने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, तो उनसे आप बात करो, अपने आप आपका एग्जाम निकलेगा। सर, आपने बहुत कुछ बताया अभी हमें, जहाँ उन बातों से मैं कुछ समराइज कर पाया वो ये कि जैसे आपको अपने पर्सनल चीज़ों पे काम करना है। जैसे अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो आप उसको एनालाइज करिए, उसके बाद आप उस पर काम करिए, क्योंकि जब आप एनालिसिस ही नहीं करेंगे अपनी कमियों पे तो आप उस पर जो है काम करके उसको सुधार नहीं पाएंगे।
सर अभी हम ये यूपीएससी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न और आपसे करेंगे, पर उससे पहले सर जैसे कि मैंने आपकी पुलिसिंग की जर्नी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब जनरली हम ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जो जनरली जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनसे हमें लगता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बट जो आपका व्यक्तित्व तो काफ़ी शालीन है। और ये हमें मतलब मैं आपके बारे में जब देख रहा था तो मैंने देखा कि आप जब सिरसा में पोस्टेड थे एज ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वहाँ पे आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, आपका जनता के साथ जुड़ा हुआ, और जिस वजह से जब आपका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से तो वहाँ की जो जनता थी वो भावुक हुए। उन्होंने आपको ढोल से नगारों से मतलब स्वागत किया, जब आप जा रहे थे उस टाइम विदाई की आपकी, लोग नाचे गाए, अच्छा मतलब आपको अच्छा लगा होगा। तो सर वो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि एक तरफ आपको संवेदनशील भी होना चाहिए और जो अपराधी हैं, जो बुरे किस्म के लोग हैं, उनके अगेंस्ट आपको बहुत स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। उनके मन में पुलिस का भय होना चाहिए और जो सामान्य नागरिक हैं हमारे देश के, उनके अंदर कोई आपका डर नहीं होना चाहिए और वो कभी भी आपसे मिल सकें, कभी भी आपसे बात कर सकें। तो मेरा हमेशा ये रहा है, 3 फिलॉसफी मेरी रही है कि एक तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्वर बनो आप। लोग बहुत समस्याएँ लेके आते हैं, कई बार हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की ना हो, तो मैं हमेशा 2 या 3 पुलिस वाले ऐसे रखता हूँ कि अगर अन्य डिपार्टमेंट का भी कोई दिक्कत है, तो वो वहाँ उनकी कोऑर्डिनेशन करवा दें, वहाँ उनकी हेल्प करवा दें। तो यू शुड ऑलवेज़ बी प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है ना? क्राइम-वाइम सब उसका पार्ट है। जैसे आपने क्रिमिनल्स को वो किया, जेल में पहुँचवाया, तो अपने आप क्राइम कम होता है, लोगों की प्रॉब्लम जो है, वो सॉल्व होती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों से संवेदनशीलता से मिलो, जो सेंसिटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि आज के बाद जब आप एक बार किसी से मिल लिए तो उसके बाद उसके मन में सिर्फ एक एक्सपीरियंस रह जाता है आपसे मिलने का और कभी भी वो नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव मेमोरीज होना चाहिए जिससे आपने मिला। और तीसरा है मेरा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वैल्यू ऐड करो आप, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा करो ताकि जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारी सरकार है, वो भी हम पर गर्व करें। तो हमने कई ऐसे इनिशिएटिव लिए जिससे पुलिसिंग भी इम्प्रूव हुई और जो हमारे नागरिक हैं उनको भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो मेरे 3 ही ये प्रिंसिपल्स हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, हमेशा सेंसिटिव रहो लोगों के प्रति, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना परेशान होके आ रहा है आपको नहीं मालूम। अब मैं बीएचयू में था तो वहाँ मरीज़ 500-500 किलोमीटर दूर से आते हैं, अगर आपने पूर्वांचल का क्षेत्र देखा होगा। तो मैं यही सोचता था कि ये मरीज़ जो आ रहा है दिखाने डॉक्टर को, वो शायद 2 या 3 दिन पहले अपने गाँव से निकले होंगे। फिर वहाँ से कहीं जाके बस पकड़ी होगी, फिर एक रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ी होगी, फिर बनारस पहुँचे होंगे, फिर रात भर शायद वेट किया होगा और अगर मैं उनको 5-10 मिनट सुन भी नहीं सकता ना, तो मैं उनके प्रति बहुत बड़ा अपराधी हूँ। तो वही मेरा पुलिसिंग का भी है कि सबका ध्यान से सुनो। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो पौने 7 पे मेरे पास एक कॉल आया, एक बच्चा मिसिंग था आज रेलवे स्टेशन से। मैं आज के इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। अब रेलवे पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, वो अपने आप में एक सेपरेट पुलिस होती है जीआरपी की। तो उनका बस एक मैसेज था कि सर एक बच्चा गुम हो गया, हम ट्रेन से उतर रहे थे। मैंने तुरंत उनको कॉल किया, मैंने तुरंत जीआरपी को कॉल किया और तुरंत जीआरपी वालों से बोला कि आप सारा उसको आस-पास ढूँढो, पता करो, उनसे फ़ोटो मँगवाई और अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था गाड़ी से तो वो बच्चा मिल गया, उसका थैंक यू आया। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है या ये मेरा काम नहीं है, आप कोशिश करो कि कोई भी व्यक्ति परेशान है, कोई भी समस्या में है तो उसकी हमको मदद करना है। तो मुझे लगता है उसके कारण लोगों की आत्मीयता बहुत रही, उसके कारण लोगों का सम्मान बहुत मिला और वही जैसे आपने वहाँ देखा या मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा, तो आज भी मुझसे इतने लोग मिलने आते हैं, तो वो सिर्फ़ आत्मीयता है, उनका ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, परंतु हमने जो अच्छे कार्य किए, मैं एक-एक गाँव में गया हूँ जिस ज़िले में रहा, ऐसा कोई गाँव छूटा नहीं होगा कि मैं वहाँ जाता नहीं था, लोगों से मिलता नहीं था, उनकी समस्याएँ नहीं सुनता था और हमेशा प्रयास रहा कि उनका समाधान निकाला जाए। तो वही प्रयास रहा इसीलिए शायद लोगों का जुड़ाव रहा। सर जैसे कि आप तो काफ़ी लंबे समय से पुलिसिंग में जो हैं, आप 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सर हम देखते हैं कि लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो सर पुलिसिंग के अंदर सबसे आपको मतलब कमी क्या लगता है पुलिसिंग के अंदर? देखिए अगर आप कमी की बात करेंगे तो एक तो जैसे मैन पावर की कई जगह कमी है, प्लस पुलिस ओवरबर्डन हो जाती है कई बार। बहुत ज़्यादा जो है टाइम का हमारे यहाँ बड़ा इशू रहता है, क्योंकि पुलिस का 24 घंटे का जो है वो नौकरी है, तो रात को दिन में सारी ड्यूटीज़ आ जाती हैं। हालाँकि अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जैसे कि अभी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने चेयर की थी, तो वहाँ के सारे पॉइंट्स वो पुलिस वेलफेयर को भी लेके, पुलिस इम्प्रूवमेंट को भी लेके, पुलिस मॉडर्नाइज़ेशन को भी लेके। तो अब सारे कार्य हो रहे हैं धीरे-धीरे और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो अगर आप मुझसे बोलेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा कमी है तो वैसी कोई कमी है नहीं, परंतु हमेशा जैसे हमारे जीवन में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो वो हमेशा अनादिकाल तक वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो होता रहेगा। बट अब वर्किंग कंडीशन भी इम्प्रूव हुई है, मॉडर्नाइज़ेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है पुलिस का।
सर हम जनरली देखते हैं कि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो अपने गले में एक रुमाल काइंड का कुछ पहनते हैं, मतलब वर्दी के ऊपर यहाँ पे एक रुमाल जैसा कुछ पहनते हैं, तो सर वो क्या होता है? और सर आप साथ में ये भी बताएं कि उस चीज़ को कौन कौन पहन सकता है, मतलब सभी पुलिस वाले उसको पहन सकते हैं कि केवल आईपीएस के लिए ही है? देखिए वो सेरेमोनियल एक स्कार्फ होता है, तो वो सभी ऑलमोस्ट पहन सकते हैं, बट सबका कलर और सबका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो आईपीएस ऑफिसर्स का अलग होता है, फिर जो अलग रैंक है उनका अलग अलग होता है, जी तो वो है उसका। सर, इसका कुछ महत्व भी है कि मतलब ये मैंने पार्ट तो ऑफ देखिए वो यूनिफॉर्म? हाँ, वो यूनिफॉर्म का ही पार्ट है, वो आर्मी में भी है और जितनी भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं सभी में वो स्कार्फ होता है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो गई, सीएपीएफ हो गई, आर्मी हो गई या पुलिस हो गई। तो जस्ट सेरिमोनियल है और वो आप अपने ऑफिस में भी पहन सकते हैं, तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। सर एक और क्वेश्चन, सर जनरली हम देखते हैं कि मतलब जो हमारी आम जनता है वो सर पुलिस की रैंक को नहीं पहचान पाती है, मतलब उनको लगता है कि सभी दरोगा जी ही हैं या फिर सभी एसपी जी ही हैं। तो सर हम चाहेंगे कि एक बार आप आईपीएस का हमें ये बता दें प्रमोशनल हायरार्की कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है और जो आपकी लास्ट पोस्ट डीजीपी की होती है, सर इनके बीच में कौन कौन सी प्रमोशन होती है और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो जो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो मेन जो एकेडमी है वो हैदराबाद में है, तो काफ़ी अच्छी वहाँ ट्रेनिंग होती है और ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो है वहाँ पे। और हमारे समय पे हम लोग विदेश भी गए थे ट्रेनिंग करने, जैसे कुछ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मैंने एंटी टेररिज्म का इज़राइल में कर रखा है, तो वो होता था, तो वहाँ 1 स्टार लगाते थे जो ट्रेनी ऑफिसर्स होते हैं। फिर हम जब आते हैं तो एक एएसपी की रैंक होती है, उसमें 2 और 3 स्टार लगते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग में। फिर एक एडिशनल एसपी की रैंक होती है, उसमें हमारा नेशनल एम्बलम लगता है जो आपने देखा होगा, तो वो हो गया। उसके बाद जब एसपी बनते हैं, जो अभी प्रेजेंट में रैंक पे हूँ, उसमें एम्बलम और स्टार लगता है। फिर उसके बाद डीआईजी की रैंक होती है, तो जैसे पहले 1 स्टार था तो फिर 3 स्टार लग जाते हैं। उसके बीच में कई स्टेट्स में एक एसएसपी की भी रैंक है, तो वहाँ पे एक एम्बलम और 2 स्टार लग जाते हैं, ठीक है। फिर एक उसके ऊपर आईजी की रैंक आती है, तो उसमें एक बैटन और सॉर्ड बोलते हैं, एक क्रॉस तलवार जैसा होता है और एक स्टार लग जाता है। फिर एडीजी और डीजी में वहाँ पे भी एम्बलम लग जाता है स्टार की जगह। तो वो सारी जो हैं रैंक्स पुलिस की होती है, प्लस कॉलर्स होती हैं अलग अलग ना, तो वो कॉलर की भी अलग अलग डिज़ाइन होती है। इसी तरह एसएचओज में जो इंस्पेक्टर रैंक का होता है उसमें 3 स्टार होते हैं, प्लस एक लाल और नीला करके रिबन होता है। और जो एएसआई होता है उसमें 1 स्टार होता है, सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार होते हैं। जो हेड कांस्टेबल होता है उनका साइड में एक वो बना होता है साइन, वो इन्वेस्टिगेट, जो भी हेड कांस्टेबल एंड अबाव है वो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक केस अलग हैं कि जैसे SC/ST एक्ट हो गया तो फिर डीएसपी रैंक का ही ऑफिसर होगा, या आईटी एक्ट जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें इंस्पेक्टर रैंक का ही होगा। तो इन जनरल छोड़ दें तो हेड कांस्टेबल एंड अबाव इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो केसेस हैं। उसके नीचे जो है कांस्टेबल होता है, उनको कोई एम्बलम ये सब नहीं लगा होता है। सर एक क्वेश्चन सर हमारा आपके लाइफ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि सर मैं देख रहा था कि जो मैम है अंशु सिंगला मैम, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर है और आपकी बैच की ही हैं। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने जो मैरिज की थी ये लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? देखिए हमारी कॉमन वैल्यूज़ कई सारी वहाँ मैच करती थी, चाहे वो लोगों की मदद करना हो, चाहे प्रकृति जीवों के प्रति दया हो, शाकाहार हो, धर्म में अटूट विश्वास हो। तो मैं बहुत ज़्यादा लव मैरिज तो नहीं कहूँगा, इसीलिए दोनों परिवार के बीच में समन्वय बना और संपर्क हुआ, तो वैसे शादी हुई। तो कोर वैल्यूज़ हमारी खूब मैच भी करती हैं और दोनों सेवा को सबसे हमने अपना प्रमुख धर्म माना है। तो चाहे हमारे जो भी पब्लिक आती हो, या मैंने तो वही बताया कि प्रकृति भी, अन्य जीवों के लिए भी हम लोग लगे रहते हैं। और एक धर्म हमारे जीवन का बड़ा कोर पार्ट है जो कि हमको चलायमान भी रखता है। आप कभी भी डिप्रेस नहीं होते अगर आपकी मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल क्वोशिएंट अच्छा है, तो जो आध्यात्मिक क्वोशिएंट होता है उसको मैं इमोशनल क्वोशिएंट से भी ऊपर मानता हूँ। तो वो हमारी बहुत कॉमन वैल्यूज़ हैं जिससे कि हम लोग मिले और फिर बाद में ये शादी हुई। सर जब आप भी आईपीएस हैं, मैं भी आईपीएस हैं, तो सर कई बार क्या होता है कि हमें किसी केस के अंदर सुझाव लेना होता है, तो सर यहाँ पे आपको कुछ मतलब अच्छा ये रिजल्ट भी मिलता होगा कि आप मैम से उसको मतलब ये डिस्कस करते होंगे, और सर ऐसा कुछ होता है कि नहीं? नहीं, देखिए प्रोफेशनल वो हम घर में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं, तो क्योंकि घर पे अपना ये रहता है कि परिवार का ध्यान रखा जाए और अच्छी बुक्स पे या दूसरी चीज़ों पर डिस्कशन हो, तो बहुत ही कम होता है। कोई रेयर परेशानी दिक्कत है तो फिर डिस्कशन हो जाता है। जी ओके सर। सर एक आपका जो आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है सर, आप एनिमल लवर हैं, आप मतलब पशुओं के जीव जंतुओं के प्रति जो है काफ़ी संवेदनशील हैं।
तो सर ये मतलब आईपीएस ऑफिसर रहते हुए ये आपके अंदर संवेदनशीलता ये हमारे एनिमल्स के प्रति, या फिर आपके अंदर पहले से ये था? नहीं, मेरे अंदर बचपन से ही है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि वसुदेव कुटुंबकम। भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर जीव के हृदय में जो है ईश्वर का निवास है। तो हर जीव के प्रति हमें दया का भी और सम्मान का भाव होना चाहिए। और आप देखेंगे कि आज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो सबसे बड़ी दिक्कत है समाज की। और फ्यूचर में जब पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी तो ये एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। AQI बहुत हाई हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है। तो अगर उससे हमको निजात पाना है तो प्रकृति को हमको सम्मान करना सीखना होगा। पेड़ हैं, पौधे हैं, अन्य जीव हैं, तो उनके प्रति अगर सम्मान और प्रेम का भाव रहेगा तो उसी से हमारा एग्जिस्टेंस है। और अगर वो नहीं रहेंगे, उनके प्रति दया क्रूरता के भाव रहेगी तो एक दिन हम सब भी नष्ट हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि उनके प्रति दया प्रेम हम सबका हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी। और वो जिस जीव की आप जैसे मदद कर सकते हैं, किसी को खाना दे दीजिए, किसी को पानी दे दीजिए, वो भी नहीं दे सकते तो परेशान मत करिए। ठंड है तो घर बनवा दीजिए। हमने कई जगह यहाँ घर बनवाए हैं गुड़गांव में उनके, ताकि ठंड से वो बच सकें, बारिश से वो बच सकें। आप गाड़ी जब चला रहे हैं तो गाड़ी के नीचे देख लीजिए कि कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं बैठा है, क्योंकि अगर उसको चोट लग गई तो उसके लिए कोई एम्बुलेंस या डॉक्टर नहीं है। वो बेचारा उसी पीड़ा उसी दर्द के साथ पूरा जीवन बिताता रहता है। तो ये मेरे हृदय के बहुत निकट भी रहा है। और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जानवरों के प्रति प्रेम या प्रकृति के प्रति प्रेम, आपका सबके प्रति संवेदनशीलता और प्रेम की भावना होना चाहिए। चाहे हमारा कोई दूसरा व्यक्ति भी हो, उसके प्रति भी आपको संवेदनशील होना चाहिए, उसके प्रति भी आपको सम्मान करना चाहिए। और तभी आप अच्छे से सेवा भी कर सकते हैं, उनके लिए कार्य भी कर सकते हैं। तो वो हर मतलब मैं तो बोलता हूँ ये तो हर प्रोफेशनल कंडक्ट का हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। सर कई बार हम देखते हैं कि लोग मतलब जीव जंतुओं को लेकर काफ़ी क्रूर होते हैं, मतलब उनको अगर दिख गया कोई ये पशु पक्षी तो उसे मतलब वो मारने लगते हैं। तो सर ऐसे में सर क्या कोई कानून भी है हमारे पास, हमारे संविधान में, जो सर उनकी रक्षा करता है? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट तो है ही, ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था, तो इवन उनकी भी लाइफ को बड़ा महत्व दिया गया है। जो राइट टू लाइफ है हमारा आर्टिकल 21 है भारतीय संविधान में, तो वो जानवरों तक भी एक्सटेंड होता है। उनको भी जीवन जीने का, सम्मानपूर्वक जीने का, ये नहीं कि आपने बांध दिया या पिंजरे में रख दिया, उतना ही हक है जितना कि हमारा है। और मैंने तो हमेशा सुनिश्चित किया कि अगर कोई क्रूरता करता है तो उसके विरुद्ध FIR हो, और जो भी हम कर सकते हैं पुलिस कार्रवाई वो ज़रूर हो। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि भले ही पुलिस और वो सब तो ठीक है, परंतु प्रकृति सारा जो है वो देख रही है, और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलना निश्चित ही है। तो आपने अगर उसको पीड़ा दी है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसको परेशान किया है, तो वो आपके जीवन में भी निश्चित रूप से लौट के आएगा। तो ये हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और एक बात बता दूं, कर्म फल का सिद्धांत संसार के सभी धर्मों में है। मैं कोई किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो आपने जैसे कर्म किया उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो वो सभी लोग हमेशा अपने ध्यान में, अपने हृदय में रखें। और साथ ही जो भी लीगल एक्शन है वो भी उनके खिलाफ हम तो निश्चित रूप से करते हैं। और दूसरों के भी, दिल्ली में क्रुएल्टी का केस था तो मैंने कंसर्न DCP से बात की, वो वीडियो वायरल हो रहा था, तो वहाँ भी अभी FIR हुई है। तो वो निश्चित रूप से होना चाहिए कार्रवाई उसमें। सर जब हम पुलिसिंग की बात करते हैं तो हमारे मन में एक जो प्रश्न आता है वो ये आता है सर, हम कई बार सोचते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो करप्ट होते हैं। और सर ये करप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा आपसे संबंधित आ गया कि सर आपको भी एक बार 20,000 की रिश्वत के लिए जो है अप्रोच किया गया, बट आपने रिश्वत नहीं लिया और साथ में आपने उनके खिलाफ एक्शन भी किया। तो सर वो क्या सर मूवमेंट था, थोड़ा सा आप हमें अगर बताना चाहते थोड़ा विस्तार में बताएं हमें। देखिए, मेरा तो मानना है कि करप्शन को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए गवर्नमेंट सिस्टम में। और चाहे वो पुलिस में हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो मेरे पास तो जैसे प्राइवेट व्यक्ति आया था, मैंने वहीं FIR करवा के, अरेस्ट करवा के जेल भिजवाया, और खुद भी मैंने जाके कोर्ट में गवाही दी। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए इसमें, क्योंकि सभी लोग इससे जो है बड़े पीड़ित और दुखी होते हैं, सफ़र करते हैं। तो अब जितना गवर्नेंस आ रहा है, गुड गवर्नेंस का सिस्टम आ रहा है, चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो निश्चित रूप से करप्शन जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि जो ह्यूमन इंटरफेस था वो जितना कम होगा, डिस्क्रिप्शन कम होगा, उतना करप्शन कम होगा। तो वो एक अच्छे प्रयास अभी चल भी रहे हैं। और मैंने फिर बताया कि मेरे लिए तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन का। और मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी अभी विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की SP हैं इसी पूरे क्षेत्र की। तो आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो उन्होंने भी कई, चाहे पुलिस वाले हों या अन्य डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो भी करप्ट लोग थे उन सबको अरेस्ट करके उन्होंने अंदर दिया।
सर एक और प्रश्न हमारे मन में करप्शन से ये रिलेटेड है, क्योंकि सर आप भी पुलिस ऑफिसर, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आपने काफ़ी लंबे समय से जो पुलिसिंग में कार्य किया हुआ है। तो सर हम जनरली सुनते हैं कि पुलिस वाले जो है वो मतलब बहुत हम देखते रहते हैं ना, आए दिन अखबार में आता रहता है कि इस पुलिस वाले के पास इतनी संपत्ति जब्त हुई, एक कांस्टेबल के पास 200 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। तो सर क्या पुलिसिंग के अंदर करप्शन करना जो है आसान होता है क्या? ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तो व्यक्ति का माइंडसेट है। जिसका माइंडसेट ही करप्ट है वो अपना कहीं से भी वो गड़बड़ कर लेगा। और आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने जीवन में फल भुगतते ही हैं, क्योंकि उनकी जेल भी होती है, पूरा परिवार भी परेशान होता है और पूरा का पूरा जो परिवार है वो बर्बादी हो जाता है ऐसे लोगों का। तो सारी प्रॉपर्टी भी सीज़ हो जाती है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी हो जाते हैं और हम तो सीधा यहाँ डिसमिस करते हैं। आपको मालूम होगा कि हरियाणा में तो अभी जिसका करप्शन में नाम आ गया उसका तुरंत डिसमिसल है। तो उसमें ना पेंशन बेनिफिट मिलते हैं उनको, ना बहुत सारे सरकारी भत्ते होते हैं वो मिलते हैं। तो फिर हम सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे लोगों का जिस माध्यम से इलाज हो सकता है वो हो। तो ये तो जिसका माइंडसेट है बुरा, नेगेटिव, जिसके लिए देश सबसे ऊपर नहीं है, जिसके लिए समाज सबसे ऊपर नहीं है, ऐसे लोगों का ये व्यथा है। परंतु अब विजिलेंस है, हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो है और पुलिस है, तो उनके विरुद्ध हम कोशिश करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर जैसा कि अभी आपने बताया कुछ टाइम पहले एक प्रश्न के अंदर कि आप जो है एक अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आप क्वेश्चंस जो है कई सारे क्वेश्चन जो है एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पर हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। सर साथ में मैं आपका पिछला पॉडकास्ट देख रहा था, तो सर उसमें आपने बोला कि आप गाइडेंस के लिए एक यूट्यूब चैनल भी मतलब लाने वाले हैं जिसके माध्यम से आप एस्पिरेंट को गाइड करेंगे। तो सर ये यूट्यूब चैनल और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा हमको एक बार बता दें विस्तार से। देखिए मैं अभी इससे पहले झज्जर में पोस्टेड था, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं, अजय नाम है उनका। वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव चलाते हैं बच्चों के लिए। और वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो वहाँ काम करते हैं। अब उनके बच्चों की ना तो फॉर्मल स्कूलिंग पूरी हो पाती है, ना जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इसलिए प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। तो ऐसे बच्चों की वो तैयारी करवा रहे हैं और कइयों का दिल्ली पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन भी हुआ। मैं खुद उन बच्चों से मिलता था, उनको वीडियो से गाइड करता था। तो अब जैसे कोई माइग्रेंट लेबर है, 1 साल तो पता चला वो बहादुरगढ़ में कार्य कर रहे हैं, अगले साल राजस्थान में जाके कहीं कार्य कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो ना स्कूलिंग पूरी कर पाते हैं, ना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर पाते हैं और फिर वो फिर परेशान होते रहते हैं वो जीवन में। तो वो मुझे बहुत प्रेरणा मिली वहाँ से। और मुझे लगा कि अगर इसको व्यापक स्तर पर ले जाना है, कि एक बिहार का हमारा भाई है, वो कहीं महाराष्ट्र में है, तो उसके बच्चों को हम कैसे गाइडेंस दें, या जिसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाई है उसको हम कैसे मार्गदर्शन दें, या कोई स्कूल भी अवेलेबल था लेकिन उस समय वो पढ़ नहीं पाया तो उसको कैसे मार्गदर्शन दें, या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, तो उसको हमको मार्गदर्शन देना है। तो हमने जो अच्छी बुक हैं जिनसे मेनली हमारा फोकस वनडे एग्जाम्स पर है, तो लूसेंट हो गई, लक्ष्मीकांत और ये सब तो मैंने पढ़ी रखी है यूपीएससी में, तो वो सारा हमने मिला के एक अच्छा स्टडी मटेरियल अभी बनाया है जिसका फर्स्ट ड्राफ्ट बन चुका है। अब हम उसमें जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो लगभग 10,000 क्वेश्चंस जो हैं उनकी हम स्टडी कर रहे हैं कि किस किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आया है, और उस टॉपिक में वही चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। जैसे हड़प्पा संस्कृति थी, तो वो बात लूसेंट में नहीं है, लूसेंट की जीके सभी वनडे एग्जाम वाले पढ़ते हैं, तो उसमें और जो चीज़ें वैल्यू ऐड करनी है उन नोट्स में वो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल सोर्स से हमने अच्छे नोट्स अपने बनाए हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको कोर में रख के उसको और हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और उसको हम इतना सिंपल बना रहे हैं कि एक सामान्य बच्चा जो कि 6ठी 7वीं तक पढ़ा हुआ है, हिंदी पढ़ सकता है। हमको कोई मतलब नहीं आपके स्कूल में कितने नंबर आए, आप स्कूल में कितनी बार फेल हुए, वो हमारा कोई जजमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि हर बच्चा जो है वो यूपीएससी में रैंक 1 ला सकता है। तो हर उस बच्चे के लिए वो स्टडी मटेरियल है, हर उस बच्चे के लिए वो यूट्यूब चैनल है, हर उस युवा के लिए है जो बस अपने आप में जिसको विश्वास है, जो अपने पास्ट से प्रभावित नहीं होता और जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। तो ये स्टडी मटेरियल अभी फर्स्ट फेज में बन रहा है, शीघ्र ही हम कुछ स्टडी मटेरियल अपलोड करेंगे। उसमें एक वेबसाइट है ipsarpitjain.com करके, वो अभी अच्छे से लॉन्च हो जाएगी, ऑलरेडी है वो ऑन एयर, बट उसमें जब अभी स्टडी मटेरियल डाल के, तो अभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आ रही है जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी है, उस दिन हम वो वेबसाइट को ऑन एयर कर देंगे, कुछ कुछ उस पर स्टडी मटेरियल डालते रहेंगे, और शीघ्र ही वो यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा जिसमें कि उसको पढ़ाया जाएगा उसी नोट्स को। और हम उसको इतना इंटरेक्टिव बना रहे हैं कि कोई अगर एक बार उनको सुन भी लेगा ना अच्छे से, कई हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो मुझसे बोलते हैं कि सर मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं कोचिंग नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, तो उनके लिए भी वो जो है नोट्स हैं।
मैं उनसे बोलूँगा कि आप ऑटो में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसको कान में लगा के सुन लो कम से कम। तो उस लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं कि एक बार अगर उन्होंने अच्छे से सुन भी लिया ना, तो उनको काफ़ी वैल्यू एडिशन होगी। और बिल्कुल हमने ज़ीरो से शुरू किया। उसमें ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है या पुराना आपका क्या बैकग्राउंड था। तो कोई एक सामान्य बच्चा भी उसको सुनेगा तो उसको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और दूसरा, उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया है। तो स्टडी मटेरियल अभी धीरे से हम अपलोड भी करेंगे और फिर उसी स्टडी मटेरियल की हम यूट्यूब क्लासेस भी बनाएँगे। तो सेटअप सारा तैयार हो चुका है और वो सारे बच्चों तक पहुँचेगा। कोई अगर हिंदी में, वो हमने बनाया भी हिंदी माध्यम में, ताकि एक सामान्य बच्चा जो शायद मिर्ज़ापुर के किसी गाँव में बैठा हुआ है, आज़मगढ़ में बैठा है, सुल्तानपुर में बैठा है, वो भी उसको सुन सके और उसको अपना घर छोड़ के किसी बड़े शहर या बड़ी कोचिंग में ना जाना पड़े। और इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए। और उसमें जो बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, अगर उनको कोई आर्थिक मदद चाहिए, उनको बुक्स चाहिए, तो वो भी हम धीरे से उनको असेस करके वो भी प्रोवाइड करवाएँगे। तो शीघ्र ये यूट्यूब वीडियो चैनल भी आ जाएगा और वो बहुत अच्छा जो स्टडी मटेरियल है वो भी आ जाएगा। और वो मैं खुद व्यक्तिगत एक-एक लाइन पढ़ रहा हूँ उसकी, ताकि उसके क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और उसमें पढ़ाएँगे भी सिविल सर्वेंट्स जो ऑलरेडी आईएएस हैं, आईपीएस हैं या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। तो उस वैसे भी हमारी एक टीम अच्छी तैयार हो रही है। तो किसी को हिस्ट्री बोल दिया है, ताकि बेस्ट ऑफ द जो गाइडेंस है, हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल उनको मिले। और हर एग्ज़ाम का फिर कंटिन्यूअस एनालिसिस होता रहेगा, उस हिसाब से नोट्स अपग्रेड होते रहेंगे। उनको बैठ के बस अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और अपने आप में आत्मविश्वास रखना है। तो ये हमारा प्रयास है। यूट्यूब चैनल भी आईपीएस अर्पित जैन के नाम से ही है, जो कि अभी नॉन फंक्शनल सा है, बट वो शायद फरवरी में शुरू हो जाएँगी उसमें यूट्यूब वीडियो। सर ये जो आपकी इनिशिएटिव है काफ़ी सर अच्छी है, ये बहुत सारे एस्पिरेंट को आगे चल के सर हेल्प करने वाली है। और इसका जो भी लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि लोग वहाँ से जाके उसको देखें और कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर मदद मिल पाती है तो ये आप मतलब हम सबके लिए काफ़ी अच्छी बात है। सर मैं देखता रहता हूँ कि आप सर लगातार एस्पिरेंट को गाइड करते रहते हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। और सर आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी जब आपने इंटरव्यू दिया, उस टाइम आपने पहले प्रयास में इंटरव्यू क्वालिफाई भी कर लिया। तो सर हम चाहेंगे कि सर थोड़ा सा आप हमें इंटरव्यू से रिलेटेड गाइड कर दें कि हम एक अच्छा मार्क्स इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से ला सकते हैं, इंटरव्यू के लिए हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इंटरव्यू से डरना नहीं है। वो सारे सीनियर लोग होते हैं जो बैठे होते हैं और हम सब उनके सामने छोटे बच्चे हैं। जैसे आपके सामने कोई क्लास 1-2 का बच्चा आएगा तो वैसे हैं हम आपके सामने। तो हमेशा हम्बल रहना है वहाँ पर, अच्छे से जो आता है उसको बताना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताना है, मतलब वेगली कोई बात नहीं करना। और जो नहीं आता है उसमें सॉरी बोलना है। तो आपकी एक ह्यूमिलिटी झलकना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट झलकना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर झलकना चाहिए, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपका एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैंने पढ़ रखा है। और मेंस में आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट होता है, लेकिन थोड़ा-सा उसको अच्छे से प्रेज़ेंट करना बहुत आवश्यक है। तो अभी जैसे मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं मल्टीपल मॉक देता था, क्या होता है कि मेरे अंदर बहुत अच्छा मुझे नॉलेज है, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वो अभिव्यक्ति करने में दिक्कत होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें। और जैसे हमने 5-6 मित्रों का एक ग्रुप बना लिया था उस समय, तो हम लोग रोज़ सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे बैठ जाते थे और सब इंटरव्यू लेते थे और उसका वीडियो बनाते थे। तो मैं इंटरव्यू देता भी था, अपना खुद का प्रैक्टिस भी करता था और दूसरों का इंटरव्यू लेता भी था। तो वो भी एक मुझे पर्सपेक्टिव पता चलता था कि एज़ अ इंटरव्यूअर मैं इससे क्या जानना चाह रहा हूँ। तो रोज़ हम जब प्रैक्टिस करते थे, तो वो एक हमारा जो है नॉर्मल रूटीन बन गया था। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, अपनी प्रोफाइल पे क्वेश्चंस बनाएँ। एक तो आपकी डेफ होती है, उस पे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो है, आप करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने में, उस पे नोट्स बनाएँ। एक होता है आपके करंट अफेयर्स और डेफ का लिंकेज, यानी आप अगर किसी पर्टिकुलर जिले से हैं, वहाँ कोई बड़ा इशू हो गया है, तो वो आपके डेफ से भी संबंधित है, करंट अफेयर्स से भी संबंधित है। या वहाँ से कोई बड़ा लीडर रहा है, कोई बड़ा साहित्यकार रहा है, जिनको अभी कोई बड़ा पुरस्कार मिला है, तो वो दोनों चीज़ों से। तो ये 3 ट्रायड का जो नॉलेज है कि डेफ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, डेफ प्लस करंट अफेयर्स, उस पे स्टडी करना है। तो मैं तो जैसे कि पिछले 6-8 महीने के जो लोकल न्यूज़पेपर थे, आजकल ऑनलाइन सारा अवेलेबल है, वो सारा पढ़ लेता था कि क्या-क्या वहाँ पे चल रहा है। उससे आपको अपने ज़िले के बारे में भी क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या वहाँ की समस्याएँ हैं, क्या दिक्कत है। और साथ ही जो है, आप जो करंट अफेयर्स में कई सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, अभी वियतनाम में जैसे इश्यू हो गया, वो सारा पढ़ना है। बट प्रैक्टिस बहुत करें और ना सिर्फ इंटरव्यू देने की, इंटरव्यू लेने की भी प्रैक्टिस करें, उससे कई चीज़ें क्लियर होती हैं। सामने वाले की व्यक्ति की गलती से भी हम बहुत सीखते हैं। तो मेरी जो मित्र लोग थे, ऑलमोस्ट सभी का जो है फाइनली सिलेक्शन हो गया उसमें, जो हमारे ग्रुप के लोग थे। तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात है। आप सीधे वहाँ पहले दिन इंटरव्यू देने जाओगे तो कई बार लोग गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग बोल देते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
एक यूपीएससी के इंटरव्यू को लेकर बड़ा मिथ चलता रहता है सोशल मीडिया पे कि तो वहाँ कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और बहुत ही उनका व्यवहार जो होता है आपसे बहुत ही हम्बल, बहुत प्रेम पूर्वक होता है, जैसे एक अच्छा टीचर का एक स्टूडेंट के प्रति होता है। तो वो मैंने 2 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। दोनों बार मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं वो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसा इंटरव्यू में बताया जाता है कि कुछ भी आपने देखा मैंने बड़े वेग से क्वेश्चन इंटरनेट पे लोग डाल देते हैं, ठीक है? कि कितने बटन है शर्ट में, ये वो, तो ये सब कभी नहीं पूछा जाता यूपीएससी में। हाँ, कितनी सीढ़ी चढ़ के आया? हाँ, नहीं, नहीं कभी नहीं पूछा जाता वो। मतलब मैंने तो कभी किसी से सुना नहीं रियल, जो मेरे 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ और मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू के लिए गाइड किया है। तो अभी जो है जिनके इंटरव्यू में प्रैक्टिस करो, नॉलेज अपनी गेन करो और पॉइंट बनाओ 3-3 4-4 पॉइंट हर इशू के। बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उनको रेगुलरली रिवाइज करो, प्रैक्टिस करके और फिर इंटरव्यू में अच्छे कॉन्फिडेंस से जाओ वहाँ पे। इंटरव्यू के दिन अच्छे ग्रूम होके जाओ, अच्छे ठीक-ठाक आपके फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं कि चकाचौंध वाली अट्रैक्टिव ड्रेस पहन गए, तो एक फॉर्मल अच्छी जो लगे सामने वाले को प्लेजेंट लगना चाहिए आपसे मिलके, वो आप पहन के जाओ। हम्बल रहो, नहीं आता तो वहाँ सॉरी बोलो सर मुझे मालूम नहीं इस विषय में या मेरे को लिमिटेड ज्ञान है। बोलो कि सर मैंने इस विषय में सुना तो था और मुझे जो है पूरा इस विषय में मालूम नहीं, और आप बोलो। तो दे आर ऑलवेज वेरी कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल। तो वो बस आपकी इंटीग्रिटी, आपकी क्लैरिटी देखना चाह रहे हैं, ठीक है? नॉलेज का तो इतना अथाह भंडार है कि एनसाइक्लोपीडिया रखा हुआ है। तो नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी का वो जो है चेक है वहाँ पर। अच्छे सर, आपने कई चीज़ों पे हमें काफ़ी अच्छे से सर ये मोटिवेट किया, गाइड किया। सर हम लास्ट में चाहेंगे कि अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा हो और आप चाहते हैं कि ये भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इसके बारे में मैं बता दूं, तो सर प्लीज़ एक बार। देखो मैं तो आप सबसे यही बोलूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी में है वो है पेशेंस और होप। बाकी सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं। तो यू शुड ऑलवेज बी होपफुल। एक बहुत अच्छी हॉलीवुड की मूवी है शोशांक रिडेम्पशन करके। तो वो बनी, एक व्यक्ति जेल में चला जाता है, पूरा काल कोठरी होती है, पर वो हमेशा प्रयास करता है कि वो रोज़ सोचता है कि मैं किसी न किसी दिन बाहर निकलूँगा। उसको किसी गलत केस में सज़ा हो जाती है और एक दिन वो सुरंग खोदता है और वहाँ से निकल के दिखाता है पूरी दुनिया को। तो जो होपफुल नहीं होता वो सुरंग खोदने का भी उनके लिए रास्ता नहीं बनता। और दूसरा धैर्य रखना होता है। कई बार आपने मेहनत भी अच्छी की, आपकी परफेक्ट 100% तैयारी थी, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपका एग्जाम में नहीं हो पाता, तो हम इमीडिएटली अपने आप को जज कर लेते हैं कि, या हम एग्जाम को जज कर लेते हैं। लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में तो ऐसे ही पेपर है, लक है, ये तो लॉटरी वाला एग्जाम है। वैसे जज नहीं करना, आपको ये देखना है कि मेरी कहाँ कमी रह गई है। मैंने जितने लोगों को देखा जो ज़्यादा एग्जाम को जज करते हैं या खुद के बारे में जजमेंट बना लिया कि मैं तो कमजोर ही हूँ, मैं तो आंसर राइटिंग नहीं कर सकता, वो लोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। पर जिन लोगों के अंदर ये भावना थी कि मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को, नहीं मेरी ये कमी है, आंसर राइटिंग में स्लो कर रहा हूँ तो मुझे इसकी स्पीड बढ़ाना है, या फिर आंसर मेरी हैंड राइटिंग बेकार है तो उसको लेजिबल बनाना है कि सामने वाला पढ़ पाए, या फिर जो है मैं पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पूरे नहीं कर पा रहा हूँ तो हर क्वेश्चन में मुझे एक एक दो दो वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स और डालना है। तो जब आपका सेल्फ फीडबैक रहेगा ना तो आप ये चीज़ें इंप्रूव कर पाएंगे। और आपने यही मान लिया कि एग्जाम ही लॉटरी है, कुछ और ही नहीं है, तो फिर आप इंप्रूव तो करेंगे नहीं, फिर हर बार आपके वैसे ही नंबर आएंगे। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि 6-6 इंटरव्यू दे दिए, इंप्रूवमेंट किया नहीं उन्होंने और फिर सिलेक्शन हुआ नहीं। तो फिर वो है कि पेशेंस रखना है आपको, सेल्फ इंप्रूवमेंट रखना है, होपफुल रहना है, एक डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन, और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि आपका जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसका एक तो होता है कि मोटिवेशन, कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो बहुत डिसिप्लिन रहता है। तो मोटिवेशन बहुत लंबे टाइम तक आपका डिसिप्लिन नहीं ले जा सकता। ये अभी मैं रोनाल्डो का एक इंटरव्यू देख रहा था तो वो यही बोलते हैं कि डिसिप्लिन जो है ना वो रूटीन होना चाहिए आपका, कि अगर मुझे 5 बजे रोज पढ़ना है तो पढ़ना ही है किसी भी हालत में। आप किसी दिन डिमोटिवेटेड भी होंगे, आपके किसी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, आपने कोई पीसीएस दिया, रिजल्ट आया नहीं हुआ, तो हो सकता है आप डिमोटिवेटेड भी हो, तब भी आपको जाना है, फिर से जाके लाइब्रेरी जा रहे हैं या रूम में पढ़ना है आपको। तो मेक डिसिप्लिन योर रूटीन, इट शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्जाम और एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और हमेशा मोटिवेशन का अपना महत्व है, सेल्फ मोटिवेट रखिए, चीज़ें फाइंड करिए कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो भैया थे, दिनेश भैया, तो मैं हमेशा एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले उनसे बात करता था, तो वो 2-4 शब्द ऐसे बोल देते थे रात को कि जिससे प्रेरणा मिल जाती थी, आपको ऊर्जा आपके अंदर आ जाती थी। कई हिंदी की अच्छी कविताएं वो मुझे याद है, वीर रस की। मुझे लगता था कि कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो मैं उन कविता को ये जो है आप गुनगुना लो, उनको ही आप जो है याद कर लो। या फिर म्यूजिक है, मैं हमेशा एग्जाम देने जाता था तो कान में 2-4 अच्छे जो मोटिवेशनल सॉन्ग हैं, ठीक है, चाहे दबंग मूवी हो गई या कई अच्छे सारी मूवीज हैं, ठीक है, दंगल है कि उसके अच्छे सॉन्ग हैं,
कई आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, वो 3-4 सुन लो आप। शिव तांडव स्रोत में सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक नमोकार मंत्र है जैन धर्म में जो होता है वो सुनता था। तो आपको अपना मोटिवेशन फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है। किसी से बात कर ली, किसी मित्र से बात कर ली, कोई बुक पढ़ ली या कोई ऑडियो सुन लिया। तो मोटिवेटेड रहना है, डिसिप्लिन रहना है, होपफुल रहना है और पेशेंस रखना है। कई बार हो सकता है 3 या 4 अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो, वो बस धैर्य आपको रखना बाकी है। तो आप बिल्कुल कई बार सफलता के निकट आके भी हार जाते हैं और आप अपने आप को पीछे कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है। फिर आगे बढ़ना है कि कहाँ कमी रह गई, उसको ठीक करो और आगे बढ़ो। ठीक। सर, आपने इतना अच्छे से हम सबको गाइड किया, आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया और गाइडेंस जो बड़ा रोल प्ले करता है वो आपने दिया, और साथ में आप अपने गाइडेंस से रिलेटेड एक सीरीज भी लाने वाले हैं। तो इन सब के लिए सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय भी हमें दिया। क्योंकि सर क्या होता है, आप मतलब ये एज ए DCP कार्यरत हैं और मतलब आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, तो ऐसे में सर समय निकाल पाना अपने आप में सर एक अहम भूमिका निभाती है। बाकी आज की इस वीडियो में सर इतना ही था। मैं आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी युवा कभी भी कोई मार्गदर्शन चाहता है, मुझे मैसेंजर पे मैसेज करे या कमेंट्स डाले, तो मैं निश्चित रूप से, हो सकता है मैं इंडिविजुअली तो मार्गदर्शन ना करूं, पर अभी भी जो आते हैं मैं सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूं और हम जो पहला अपना वीडियो लाएंगे वो होगा ही इस पे। तो लोगों के कई डाउट्स हैं, तो वो सारे हम डाउट जो दूर करेंगे। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी पुलिसिंग के अलावा मुझे युवाओं से मिलना जुलना, उनको प्रेरित करना और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। उनको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया का जो भी कोई भी एग्ज़ाम जो है कठिन नहीं है। तो बस वो अगर मैंने कर लिया, और अभी कई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा परेशान थे और अगले साल UPSC में उन्होंने 2nd-3rd रैंक जो है उनकी आ गई, सिर्फ मोटिवेशन से। तो हम सब में, जैसे रामायण में बोला गया है कि जो हनुमान जी थे उनके अंदर सारी शक्ति व्याप्त थी, पर जब लंका जाना था तो उनको मालूम नहीं था कि मैं लंका कूद के जा सकता हूँ। तो जामवंत जी उनको अपनी शक्ति का जो है एहसास करवाते हैं। तो जब उनको शक्ति का एहसास होता है तो वो समुद्र भी कूदते हैं और लंका को जला के भी आते हैं पूरा। तो वो सारी शक्ति जो है हमारे अंदर है। हमको इन्फाइनाइट कॉन्फिडेंस, इन्फाइनाइट एंथुसियाज्म रखना है। और एक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बहुत अच्छी बात है, वो उससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कभी भी छोटे स्वप्न मत देखो जीवन में। जो छोटे सपने देखते हैं वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है। तो हमेशा बड़े सपने देखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और हमेशा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने अच्छे मित्रों को आंखों के सामने रखना है कि जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो उनको कितना अच्छा लगेगा। और अगर आप असफल भी हो रहे हैं तो कई बार आपकी कोई गलती नहीं होती उसमें, सिर्फ धैर्य रखिए और अगला अटेम्प्ट फिर दुगनी जान लगा के दीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी सर ने बताया कि एक राइट गाइडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं सोसाइटी में कि सही गाइडेंस के साथ आप कम समय में, कम मेहनत के साथ एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सर के साथ जुड़ने के लिए जो भी माध्यम है, जैसे कि जो भी सर का इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम, यूट्यूब अकाउंट, सर का जो चैनल है, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ताकि आप जाके वहाँ से सर के साथ जुड़ें। क्योंकि सर ने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है, सर के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, सर लगातार गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को। तो सर के पास एक सही स्ट्रेटजी आपको है जो कि सर आप सब तक शेयर करेंगे, और जिसके माध्यम से आप सब भी जो है कम मेहनत के साथ, कम समय के साथ, एक सही गाइडेंस के साथ तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, सर भी उसका आंसर कर देंगे। और हम, अगर सर के पास टाइम नहीं मिलता तो हम सर से डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।